हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं निष्कर्ष सर, जिनके बारे में आज हम जानेंगे कि आईआईटी जैम 2022 में आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं और कैसे आईआईटी में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले मैं निष्कर्ष सर के बारे में थोड़ा सा परिचय दूंगा। मैं और निष्कर्ष सर लगभग लगभग 5 सालों से साथ में पढ़े हुए हैं और उसके साथ इनका और हमारा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है और इस चैनल की शुरुआत करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि क्यों ना हम इस लॉकडाउन का उपयोग करके दूसरों को भी इस शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ें। और जो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लोग बहुत सारे लोगों को क्या है कि उसमें बहुत डर लगता है। ग्रेजुएशन में जैसे कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है तो पीसीएम में करना होता है, तो मोस्टली तो उनको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को के डर को भगाने के लिए ये चैनल शुरू किया गया है। तो इसी चैनल के बाद में अब निष्कर्ष सर की बात करें तो निष्कर्ष सर ने भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं, सीटेट क्वालिफाइड है, 3-4 बार एसएसबी इंटरव्यू फेस करने के लिए जा चुके हैं। तो इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, निष्कर्ष सर को अपना माइक देते हैं। हेलो निष्कर्ष सर, नमस्ते। नमस्कार अनिल सर, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका ये स्टूडेंट की पढ़ाई और यूट्यूब चैनल? अभी अभी हमने यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट किया है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अब न्यूक्लियर फिजिक्स से हट के हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी थोड़े इंटरव्यूज चल रहे हैं आईआईटीज के, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन 10 जून के बाद हम श्योर क्वांटम मैकेनिक्स की और आगे बढ़ जाएंगे इसी चैनल खोलते हुए। और अभी हाल ही में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि आईआईटी जैम एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है। और इससे पहले मैं एक और न्यूज़ दे देना चाहता हूँ कि सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम रद्द कर दिए हैं मोदी सरकार ने अभी। तो इसमें अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब पिछले साल जब वो बच्चे क्लास 11th में थे तो उनको बिना एग्जाम प्रमोट किया गया, और अब वो जब क्लास 12th में आए तो उनको फिर से एग्जाम रद्द हो गए। तो इनको आगे एडमिशन कैसे मिलेगा? और यही बच्चे आगे बीएससी करेंगे तो इनका बेस कैसे पता चलेगा कि इनका बेस क्या रहा है, कैसे ये आईआईटी में सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। तो सबके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं पहला सवाल सर से पूछ रहा हूँ कि सर आईआईटी जैम एक्चुअल में है क्या? देखिए, आईआईटी जैम का कंसेप्ट, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी जैम। लाइक जो भी बच्चे 12th में पीसीएम के साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सपना होता है कि वो आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन करें। लेकिन कई बार बच्चे अपनी प्रतिभा उस समय नहीं दिखा पाते हैं, कई बार संसाधन उनको नहीं मिल पाते हैं, कई बार उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इस वजह से आईआईटी में वो नहीं जा पाते हैं। और वैसे भी आईआईटी इस देश का सबसे कठिन एग्जाम है। अगर बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो होता है जेई मेन और जेई एडवांस, तो फिर बच्चे ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, लेकिन प्रतिभा की कहीं कमी नहीं है। किसी भी स्टेज में जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो आपके आगे आपको फर्दर एक्सपोजर मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो इसी के लिए एग्ज़ाम है आईआईटी जैम, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को जो इच्छा सब्जेक्ट में होता है, के माध्यम से इनको आईआईटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन, आईआईटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में पीएचडी वर्क, और इसके साथ साथ जो और अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि बहुत सारे देश, हमारे स्टेट में ऑलमोस्ट एक एनआईटीज़ हैं, तो एनआईटीज़, और उसके साथ में जो साइंस का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है आईआईएससी बेंगलोर, तो उसमें भी आईआईटी जैम के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो सर एडमिशन पाने के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर? क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का कट ऑफ हर बार हाई जाता है, फिजिक्स का हर बार हम देखते हैं कि लो रहने वाला है सब्जेक्ट है। क्यों इसका कट ऑफ लो रहता है? क्यों बच्चे इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं? तो देखिए उनको सर, क्या प्लानिंग करनी चाहिए इसके बारे में? जहाँ तक स्टेट्स की बात करें तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो लगभग इक्वल हैं। हर साल अराउंड 15,000 स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं। और वहीं बात करें हम दो सब्जेक्ट जो और हैं, ये बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी और जियोलॉजी, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कम रहते हैं, 3 to 4,000 ही रहते हैं। फिजिक्स
क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर हम अपने लेवल से बात करें तो स्टूडेंट के साथ मेन प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के पीछे अपना पूरी समय और एनर्जी उसके पीछे लगा देते हैं। उसके जो मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों इनसेपरेबल हैं, तो उसका मैथमेटिकल वे में यूज़ करना डेली लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स का उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इस वजह से फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। तो मैंने इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पेपर ऑब्जर्व कर रखे हैं, इनफैक्ट दिए भी हैं। तो जो केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है वो काफ़ी हद तक उसमें कुछ वेटेज मिलता है थ्योरेटिकल सेक्शंस को, इसलिए स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ अच्छे होते हैं। और केमिस्ट्री है भी वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसलिए कट ऑफ आ ही जाती है। अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट का रियल नॉलेज का टेस्ट होता है। जो हम कॉलेजेस में जो डेरिवेशंस करते हैं, और एक ट्रेंड है बस कि इस प्रोसेस को फॉलो करके हमें वहाँ से आंसर तक जाना है, तो उस ट्रेंड से हट के क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो एक्सपोजर नहीं रहता है ग्रेजुएशन में। इस वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। इनफैक्ट तो में से 15, 16, 17, 18 इस पे कट ऑफ रहती है इसकी। तो रीज़न यही है इसका। इस बार भी मैंने देखा कि एक 23 मार्क्स पे उसको आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिला था। इस बार का ट्रेंड देखा उसमें। तो इसमें क्या फिजिक्स में बिल्कुल। वही अप्रोच रहती है कि जैसे कि कोई डेरिवेशन आ गया तो डेरिवेशन तो पूरा लिख देंगे, लेकिन डेरिवेशन के पीछे क्या लॉजिक है वो उसको नहीं समझ पाता है, तो उसकी वजह से भी वो कट ऑफ का थोड़ा लो रह सकता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि हमको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, बीएससी फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, फाइनल ईयर में आते वक्त? देखिए, लॉजिक तो इसका बहुत सिंपल है कि जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल बात रही, प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। बिकॉज कोई भी बच्चा है जो ग्रेजुएशन में आता है, तो जब तक वो अपने कंटेंट को समझता है, सब्जेक्ट को समझता है, और फिर ग्रेजुएशन में एक लाइफ स्टाइल भी चेंज रहती है, तो थोड़ी दुनिया से एक्सपोजर होता है, तो उसमें और प्लस एक 3 साल का लंबा ड्यूरेशन होता है, तो एक स्पेसिफिक गोल को सेलेक्ट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ नेवर टू लेट। अगर आप सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं और आपने थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया है, तो आई थिंक सफिशिएंट टाइम है आपके पास। बिकॉज अगर जैसे आप अभी की बात करें, अभी एग्जाम्स को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी जून या जुलाई तक सीन पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्रमोट होंगे स्टूडेंट या एग्जाम होंगे जो भी है। तो जुलाई से लेके आपको फरवरी तक का टाइम मिलता है। इसके फॉर्म आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी में एग्जाम है, ये फिक्स पैटर्न है। तो एक लंबा ड्यूरेशन है, आपके 7 से 8 महीने का आपके पास टाइम है। ये मोर देन सफिशियंट है। इसमें आईआईटी जैम जैसा एग्जाम के लिए ये अच्छा टाइम है। 6 महीने तो सफिशियंट है इसकी तैयारी के लिए। तो जो बच्चे अभी हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकते हैं अभी से प्रिपरेशन। या ये मानो तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो थोड़े दिन और बाद जुलाई से आप की विधिवत तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम विदाउट कोचिंग और नॉट? सबसे बड़ा फंडा ये रहता है कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम अपने एरिया की बात करें, जोधपुर में भी एक ऐसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो फिजिक्स की आपको आईआईटी जेएम या नेट की कोचिंग करवाता हो। लेकिन इसके लिए भी आपको जयपुर या दिल्ली तक जाना होता है। जैसे ऐसे हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसी सिटीज होगी, कोई एक सिटी पर्टिकुलर सिटी में होगी, बाकी पूरे स्टेट की सिटीज को मिला के एक सिटी में जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कैसे हम इसको क्रैक कर पाएंगे? देखिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट के माइंड में। और एक्चुअली क्वेश्चन कम, ये कन्फ्यूजन ज़्यादा है। आप भी इस बात को मानते होंगे। और हम सब ने एक बात हमेशा से जानी है कि भाई, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जितनी आवश्यकता होगी आप उतने अपना एफर्ट डालेंगे। अब आपने ये बात बिल्कुल सही की, क्योंकि ये जो क्योंकि ये एग्ज़ाम है वो इतना फेमस नहीं है ना। इस एग्ज़ाम को तो ज़्यादा वेटेज एक्सपोजर मिलता है। जो इस फील्ड से जुड़े हैं खाली उन्हीं को इसी की अहमियत पता है। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जैसे पहले ही बताया मात्र 15,000 है पूरे देश में, तो फिर कोई इस एग्जाम के लिए क्यों कोई कोचिंग और इतने ज़्यादा व्यवस्था सेटअप हो, कोई नहीं सकता। ये सिर्फ टीयर 1 शहरों में है, बड़े बड़े जैसे राजस्थान में, तो सिर्फ आपको जयपुर में मिलेगा, और कहीं इसका कोई व्यवस्था नहीं। तो अब नहीं है, तो इसका मतलब है आपको अपने एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे।
और काफ़ी बच्चे कर लेते हैं। कुछ तो इनफैक्ट मेरे ग्रेजुएशन का एक साथी है जो हमारे साथ ही था, और उसने बिल्कुल सेल्फ से क्लियर किया और अभी आईआईटी खड़गपुर में है वो। तो ऐसे एग्जांपल हर जगह, अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो, और सिंसियरिटी से ज़्यादा एक उचित मार्गदर्शन होना चाहिए, उसके पास कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो उसे बता दे, जैसे कि हमारे ये इस चैनल के माध्यम से हमारे मित्र अनिल सर कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट से यही मेरी अपील है कि आपको कोई ऐसा गाइड ना मिले तो आप इनके प्रयास रखें, आप इनकी वीडियोस को देखें, या आप किसी और के भी देख सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लें। तो जैसे उससे क्या देखो होगा मेरे को आपको। किसी का प्रमोशन करने में कोई बुराई नहीं है, जैसे फिजिक्स के भी 2-3 अच्छे चैनल्स हैं। जैसे फिजिक्स बाय गुलाटी सर है, वो भी मतलब हर एक टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते हैं। एक डॉक्टर सर भी हैं, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो डॉक्टर सर हैं, वो भी फिजिक्स के ऊपर रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। और एक चैनल है क्वांटा इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से भी है, वो भी अच्छे हुँ, कर रहा है अभी इसी फील्ड के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया का टाइम है, तो कोचिंग से तो हम नहीं कनेक्ट हो सकते, और सिंपल है, छोटे शहर का विद्यार्थी हो भी नहीं सकता। तो ऑनलाइन एकदम सिस्टमैटिक स्टडी तो संभव नहीं है, वो तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप कैसे प्रिपरेशन करें, कब शुरू करें, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस करें, वो कुछ चीज़ें हैं जो आप हेल्प ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि आईआईटी और जेएनयू में क्या डिफरेंस रह जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन का अगर आप एक पर्टिकुलर साइंस स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा किसी काम का है। इस क्वेश्चन के कोई मायने नहीं, बिकॉज़ अगर आप डेडिकेटेड साइंस स्टूडेंट हैं, तो हम सबको पता है साइंस के लिए इस देश में सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईटीज़ ही हैं। तो आपका पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप आईआईटीज़ में जाएँ। और हाँ, मुझे वर्तमान स्थिति का तो नहीं पता, लेकिन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहा था, तब मैंने जेएनयू के फॉर्म्स निकाले थे। जेएनयू में उस समय फिजिक्स में एडमिशन नहीं दे रहे थे। तो जेएनयू वैसे भी जो हमारे ये पॉलिटिकल हुए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए एक बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। साइंस के हैं तो आप ये जेएनयू को छोड़ें और आईआईटीज़ पे फोकस करें, और अगर आईआईटीज़ नहीं तो फिर एनआईटीज़। और इसके अलावा जो एक इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो आप इसका भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं इसके पैरेलल। एक क्वेश्चन आ रहा है, अप्लाइड फिजिक्स इज बेस्ट और थ्योरी फिजिक्स? देखिए, ये तो अब स्टूडेंट के दृष्टिकोण पर निर्भर है कि उसको क्या चीज़ें ज़्यादा समझ उसको में आ ज्यादा रही क्या हैं, है, या ज्यादा समझ में आ रहा है? उसका सही बात। जो माइंड का टेंडेंसी वो किस तरफ झुक रही है। हर सब्जेक्ट अच्छा है, और इवन सबके अलग अलग स्कोप्स हैं। अप्लाइड फिजिक्स के अलग स्कोप्स हैं, रिसर्च में अलग स्कोप हैं। और थ्योरेटिकल, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में तो आपको जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके अंदर अपने अलग स्कोप्स हैं। तो ये दोनों बैलेंस हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको चैलेंजिंग या थोड़ा एक्सपेरिमेंटल में जाना है तो आप अप्लाइड की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ आपका जो सब्जेक्ट और उसका जो दायरा होगा वो स्पेसिफाइड होगा, आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है। और अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, वो एक तरफ से नैरो स्पेक्ट्रम हो गया, जहाँ आपको पता है कि आपको इस जगह हिट करना है। और अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम करें, जो आप पूरा एक वाइड फील्ड चाहते हैं, तब थ्योरेटिकल फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई क्लैश की कोई ऐसी कोई नेसेसिटी है नहीं। एक और क्वेश्चन मेरे मेरे ही माइंड में आ रहा है कि एक स्टूडेंट, दोनों डिग्री सेम है, जैसे कि आप आईआईटी से एमएससी करते हैं और एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से एमएससी करते हैं, दोनों ही पास आउट होते हैं, उसके बाद में दोनों में क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आईआईटी वाला स्टूडेंट्स बहुत हायर रैंक तक चला जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से पढ़ता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही सोच पाता है, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट लेवल की सर्विस के बारे में सोचने लग जाता है। देखिए, इसमें तो सीधा सीधा जो आपके चारों ओर जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी डिस्ट्रिक्ट पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो हमारे पास जो सिलेबस होगा जो हमारा, वो किसी स्टेट ने एक फिक्स, पूरे स्टेट में जो चल रहा होगा एक फिक्स सिलेबस होगा।
हमारे टीचर्स होंगे, तो मैं टीचर्स के ऊपर कोई डिग्रेड करने की बात नहीं करना चाहूँगा, बट ये है कि उनके पास भी वो करना बहुत कुछ चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि सुविधाएं नहीं होती, ऐसी लेबोरेटरीज नहीं होती, इतने उनके उनकी फ्रीडम नहीं होती, इतने उनके पास पावर्स नहीं होते, इस वजह से स्टूडेंट एक उस सिलेबस के दायरे में सिमट के रह जाता है। और प्लस एक्सपोजर मिलता नहीं वहाँ आपको, कोई इंटर्नशिप के मौके नहीं मिलते, वहाँ कोई इंडस्ट्रीज विजिट नहीं करती, ठीक है, वहाँ आपको कोई एक्साइटिंग जो वर्ल्ड में चल रहे हैं ऐसे कोई प्रोजेक्ट में आपको पार्ट लेने का मौका नहीं मिल पाता। तो आप बस आप और आपका सिलेबस, इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो खुद से कर सकते हैं। तो आईआईटीज की बात करें तो वहाँ पे उनका एक अपना स्टैंडर्ड होगा, आप चाहे कितने भी कम स्टैंडर्ड से आए हों, वो उस इन्वायरमेंट में आपको उस प्रकार प्रिपेयर कर देंगे कि आप उनके रेपुटेशन के स्टैंडर्ड में बन जाओ। फिर वहाँ के जो प्रोफेसर्स होंगे, उनके ईच एंड एवरी प्रोफेसर के कोई ना कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, क्योंकि आईआईटीज में अगर वो प्रोफेसर है इसका मतलब है मिनिमम आईआईटी से पढ़ा लिखा है। आईआईटी से कम पढ़े लिखे को आईआईटी में प्रोफेसर लेते ही नहीं, और या फिर बहुत चांसेस है उसने पोस्ट डॉक्टर फॉरेन से किया हुआ होगा। तो उनके इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन होते हैं, उनके फॉरेन यूनिवर्सिटी से अच्छे एएमयू होते हैं, स्टूडेंट का एक्सचेंज चलता है, प्लस वो मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे नैनो साइंस के वर्ल्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में, तो उस स्टूडेंट को उससे ऐसा लिंकअप कराया जाता है, उस इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम किया जाता है, और प्लस जो एक्सपेरिमेंटल का फील्ड है वो इतना जबरदस्त फील्ड है कि जो भी टैलेंट है उसका बराबर यूटिलाइज हो पाता है। प्लस उनकी जो सिलेबस के दायरे में नहीं रहते, क्योंकि वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होते हैं, तो हर आईआईटी हर टीचर अपना सिलेबस खुद डिसाइड कर सकता है, ऑटोनोमस है, उसके पास ऑटोनॉमी है, उसके पास फुल फ्रीडम है। और जब वो जैसा देखते हैं, जैसे फ्यूचर के जैसे सीएसआर नेट के एग्जाम हुए, जेस्ट के एग्जाम हुए, उस एग्जाम के सिलेबस को देख के, उसकी डिफिकल्टी की देख के अपना सिलेबस और अपनी मार्किंग स्टाइल रखते हैं। इस वजह से आप कभी भी देखना वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें नेट क्रैक करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, वो कॉलेज के साथ ही जैसे कि क्रैक। मेरी भी एक बात हुई थी कि नेट में जैसे कि आप मानते हैं कि 50% लाने से आपका लगभग नेट लेक्चरशिप तो क्लियर हो ही जाता है। लेकिन जब मेरी उससे बात हुई एक स्टूडेंट से, आईआईटी स्टूडेंट का, उसने बोला 50% मार्क्स में लेके आ रहे हो तो मतलब आप तो इनमें कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मिनिमम 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि 35-37% आ जाएंगे तो मेरा नेट तो हो ही जाएगा। तो वो इस टाइप का मतलब थिंकिंग पावर आपकी इतनी हो जाती है कि आप मिनिमम 50% से कम तो आप मानते ही नहीं है कि हाँ मैंने पेपर दिया है। वो उनका जो गोल रहता है वो, आपने सुना होगा डायलॉग, सिद्धांत चतुर्वेदी का एक्टर, उसका डायलॉग था, उसने बोला था कि इनके सपने जहाँ शुरू होते हैं हमारे सपने वहाँ खत्म हो जाते हैं। तो एकदम सही इस बात। तरह का जहाँ वो अपना, जहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट में शायद दुखद है, लेकिन इतना डिफरेंस, इतना गैप क्रिएट हो रखा है, और इसमें क्या कर सकते हैं, हम बस यही कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपडेट रहें, खुद से एफर्ट डालें, कॉलेज और उसके भरोसे ना बैठें, खुद से एफर्ट डालें और नॉलेज गेन करते रहें, तो किसी न किसी मोमेंट पे आप कोई भी हाई टच कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। बुक्स में तो सीधी सी बात है कि स्टैंडर्ड जो बुक्स आती है उनको ही फॉलो करना चाहिए, ज़्यादातर मैथमेटिकल पार्ट पे नहीं जाना चाहिए, डेरिवेशन के ऊपर ना जाके उसकी थ्योरी क्या है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये बिल्कुल, बुक्स तो ऐसा तो कोई भी बुक इतनी खराब नहीं होती, लगभग अगर इस फील्ड की बात करें तो कुछ ऐसी बुक्स आती हैं, जैसे हम और आप दोनों को पता होगा क्योंकि हमने जो अपने कॉलेज के एग्जाम्स दिए हैं, जो बेसिकली सिर्फ एग्जाम को रख के ही, ध्यान में रख के बुक्स बनाई जाती है। जैसे कि एक बुक है, मुझे याद है, केमिस्ट्री में चलती है, विकल गुप्ता नाम की बुक के ऑथर है। हम्म। तो वो बुक, वो स्पेसिफाइड 50-60 पेज की ही होती है, 60-70 पेज की। तो बस उसमें उसमें आप पढ़ के एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। तो बस ऐसे बुक अवॉइड करो, उसके अलावा आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है तो जो सीबीएसई की बुक चल रही है, इट इज़ फाइन, ठीक है, आप इनको पढ़ लें एक बार,
फिर आप एस चंद और यार किसी पे जा सकते हैं, तो ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बिल्कुल एस चंद से कैरी ऑन कीजिए, और इनको जब पढ़ लें एक बार, तब फिर मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत है। फिर तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करिए, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब एक और क्वेश्चन है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर करता है आईआईटी जैम के लिए? देखिए जैसे कि आईआईटी फिजिक्स में जैम, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं फिजिक्स के अंदर, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये एक्चुअली इस पूरे डिस्कशन का कोर है, इसको कहेंगे आत्मा है इस पूरे डिस्कशन की। आईआईटी जैम जो एग्ज़ाम है, इसकी थोड़ी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। वैसे तो अगर आप सर्च करें तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, 3 आवर्स आपको मिलते हैं, सीबीटी मोड में है, ऑफलाइन मोड में है नहीं। अब इस एग्ज़ाम में भी, क्योंकि आईआईटी का एग्ज़ाम है, तो एक अच्छे स्टैंडर्ड की हम उम्मीद करते हैं, तो 3 सेक्शन रहेंगे इसके अंदर। पहला सेक्शन है जो सबसे इजी है और सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 50 नंबर का पहला सेक्शन। इसमें सारे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू। फिर सेक्शन बी है जो आपकी रियल नॉलेज को टेस्ट करता है। इसके अंदर आपको मिलेंगे एमएसक्यू, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक से ज़्यादा उसके आंसर हैं। तो तीसरा सेक्शन है वो रहेगा एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। वो है, हाँ, 20 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के, तो ओवरऑल 60 क्वेश्चन लेके आपको 100 मार्क्स होते हैं। उसमें से अगर आप कट ऑफ है 17, 18, आप 20 को सेफ मान सकते हो जनरल कैटेगरी में। तो आप अबव 25 स्कोर करते हो तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अब स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जो पहला सेक्शन तो वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हमने लाइफ में कभी फेस ही नहीं किए। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, हम हमारी अप्रोच एक आंसर तक पहुंच जाती है, लेकिन कई कई बार उसमें 3 3 ऑप्शन सही होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सारे ऑप्शन सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन गलत है, बट थैंकफुली कि उसमें नेगेटिव नहीं होता। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में एक्यूरेसी आपके मायने रखती है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उसके आंसर तो न्यूमेरिकल में आपको पॉइंट के 3 डिजिट तक कीबोर्ड से एंटर करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर सेफेस्ट वे तो ये है कि पेपर बहुत सारे हैं, बट आप अगर सारे नहीं कर पाए तो बेसिकली 4 पेपर सेलेक्ट कर लें। वो 4 तो आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। वो 4 सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कट ऑफ काफ़ी सर, डाउन है। इसमें मैं आपको पेपर बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए अब जो थोड़ा पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं, रिसेंट ईयर्स के ट्रेंड्स देखें हम, तो आपको सबसे, मेरे अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेस देना चाहिए सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पे। उसका रीज़न ये है कि एक तो उसके सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स, लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो सेक्शन सी है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसके अंदर इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 10 to 12 मार्क्स के। तो उसमें क्या होता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबने पढ़ी है, तो जो भी अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वो इजी एंड कंसाइज होता है और उसका एक प्रिसाइज आंसर भी निकलता है। अगर आपको करंट सर्किट में करंट फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो प्रिसाइज आंसर निकलता है। तो ये इस पे आप अगर ज़्यादा फोकस करें तो आपके एनएटी वाला सेक्शन और मल्टीपल चॉइस वाला, इन दोनों में से एक बहुत अच्छा स्कोर होने की संभावना रहती है। उसके अलावा फिर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें सेकंड नंबर पे, मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स सबसे आई मीन अगर कोई 12th में भी स्टूडेंट होता है तो उसका सबसे ज़्यादा यही सब्जेक्ट पसंद आता है, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग है और इजी भी है। इस पे करें आप, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल टाइप से काफ़ी बनते हैं, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाकी सब्जेक्ट के कंपेरेटिव थोड़े इजी हैं अगर आप मैकेनिक्स और उसकी तरफ जाएंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। फिर आपको जो सब्जेक्ट पसंद आता है, जैसे कि आप ऑप्टिक्स, कई लोगों को अच्छा लगता है, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स ये 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं। कम से कम मिनिमम आप 4 सब्जेक्ट लेके चलें, और फिर तो आप जितने प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट न्यूक्लियर और सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो 2 सब्जेक्ट का ग्रुप है, इसको आप अच्छे से करें। इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको अच्छा स्कोर। तो सर,
और आप कुछ बताना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में? कोई टॉपिक हमारी तरफ से छूट गया हो? देखिए, आपका डिस्कशन ने मेरे हिसाब से इस पूरे एग्ज़ाम और इसके अराउंड एवरी कॉर्नर को टच किया है। स्टूडेंट की प्रिपरेशन से लेके उनकी रेफरेंस बुक से लेके और क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और उनको ये ज़रूर उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक किया जा सकता है। और एडिशनल तो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप कॉन्स्टेंटली ध्यान रखें। आईआईटी जेईई के फॉर्म जब आते हैं सितंबर अक्टूबर में, इसके साथ ही फिर दिसंबर जनवरी में डीयू के फॉर्म और साथ में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म आता है, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे इनकी स्टडी चलती है। तो अब इसके और साथ वो एग्ज़ाम के फॉर्म। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में एक और कोर्स चलता है, एमएससी प्लस बीएड वाला कोर्स। हाँ, हाँ, वहाँ का एक ये स्पेशलाइज़ कोर्स है जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। तो अ, आप एक बार ये कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं तो अच्छा है, आपको 3 साल में ये दोनों डिग्रियाँ मिल जाएँगी। तो आपको 1 साल की आपको बचत रहेगी, प्लस एक फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी। तो आप ये फॉर्म अपने साथ में डाल दें तो सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी अगर आप जेईई की करते हैं तो आप मान के चलिए आप सारे एग्ज़ाम को आपने कवर कर लिया है। तो सर अब एक और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप कब इस चैनल पे लाइव आने वाले हैं अपनी क्लास को लेके? देखिए, अच्छा सवाल है और मैं भी इसको लेके पॉजिटिव हूँ। बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे कोई ना कोई एक्साइटिंग सब्जेक्ट के साथ में और कुछ ऐसा कंटेंट लाएँगे जिससे बहुत ईज़ी वे में वो डिलीवर हो सके और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको बस वो फ्री माइंड से देखें। उन्हें ज़्यादा उसमें एक कहते हैं ना जिसको एक हेल्दी वे में, एक प्लेइंग वे में जो सीखने का, तो ऐसा कुछ कंटेंट लाने का स्ट्रेटजी है। फिर देखते हैं। और सर ये एक लास्ट क्वेश्चन, मैं इनको डीमोटिवेट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स का आईआईटी में हो पाता है एमएससी के लिए। तो वो आपके फ्यूचर के लिए कैसे आईआईटी के लिए प्लान करे इफ उसका आईआईटी जेईई क्रैक नहीं हो पाता है? तो फ्यूचर में पीएचडी के लिए किस हिसाब से उसके बारे में सोचे? देखिए, ये जो बात है मैंने इसका पहले ही इसका आपको आंसर दे दिया है। क्या होगा कि आपको बस एक कट ऑफ को टच करना है। अगर आप ये इनके पता कट ऑफ को टच कर लेते हैं तो हो सकता है आपको आईआईटीज नहीं मिले, लेकिन इसके बाद एक एनआईटी का एक कंबाइंड, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, लेकिन एक एनआईटी का एक कंबाइंड काउंसलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। उसमें बस आपका जेईई का स्कोर डालना रहता है। यानी कि अगर आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर कर ली है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपको आईआईटीज नहीं तो आपको एनआईटीज मिल जाएंगे। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो क्या होता है कि जो लोग बिना प्रिपरेशन किए जाते हैं वो भी उस कट ऑफ के आसपास आ जाते हैं। तो अगर आप कुछ महीने प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो ये आप मन में कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको आईआईटी मिले ना मिले आप कट ऑफ पार कर लेंगे। अगर आपने कट ऑफ पार कर ली तो आईआईटी नहीं सही तो इस देश के हर स्टेट में एक एनआईटी है और हर एनआईटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की कम से कम 30 से 40 सीटें हैं। तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। और फिर भी अगर नहीं हो तो ये सेंट्रल के और दूसरे फॉर्म्स हैं। और उसके बाद भी नहीं हो तो अ, ये लाइफ में क्या एफर्ट डालते रहना चाहिए। फिर आप चाहो तो इस बीच बीएड का कोर्स कर सकते हो, उसके बाद आप अगेन प्रिपरेशन करके दे सकते हो, या कोई आपको कुछ और कोर्स करना है तो वो कर लीजिए। आपको गैप लेना है तो गैप भी ले सकते हो। और नहीं भी है तो भी अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट की या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो भी मान के चलिए आपने यहाँ से आप प्रिपरेशन करके गए हैं तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर लेंगे क्योंकि बाकी लोग प्रिपरेशन करके नहीं आए होंगे। तो आपको वहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, आपका कुछ भी लॉस नहीं है। तो एक आप ट्राई एक को ट्राई देना एक मस्ट है, बिकॉज 6 महीने के अगर एक छोटे से टाइम के लिए आप कुछ पढ़ के जाते हैं तो आपका अगर फ्यूचर में इतना इम्पैक्ट रहता है तो क्यों ना एक ट्राई कर लिया जाए।
सर एक क्वेश्चन आ रहा है मिनिमम कट ऑफ के बारे में, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन इसको हम लेते हैं। मिनिमम कट ऑफ क्या रहती है? क्या आप स्कोर को टारगेट करके चला जाए करके जाना चाहिए कि मिनिमम इतना आएगा तो हमको श्योर है कि आईआईटी मिल सकता है? देखिए, मेरी अप्रोच इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मिनिमम आप 25 नंबर को तो आप मिनिमम बेस मान के चलें कि आपको 25 तो स्कोर करना ही करना है। फिर अगर आप किसी सपोज आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, लाइक किसी भी कैटेगरी के हो आप, अनरिजर्व नहीं है, तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहती है 17, 18, 19 तक, और फिर कैटेगरी की कट ऑफ ये 12, 15 और लगभग कई बार तो 10 के अराउंड आ जाती है। अगर आपने 25 का एक स्कोर सेट किया हुआ है तो बहुत सही है, आपको इस 25 में आपको जहाँ एडमिशन चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगा। और ये तो मिनिमम, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये मिनिमम एक है 25। अगर आप थोड़े से आप इस बार अच्छे हैं। की इस बार की कट ऑफ की बात करें तो फिजिक्स के अंदर जनरल की रही है 19.91, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए रही है 17.92 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रही है 9.96। तो देखिए, अगर आप 25 पे भी एम करते हैं तो आप इसमें श्योरली आपको अपना डिजायर्ड मिल जाएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि अगर आप 25 पे कर रहे हैं तो फिर आप कुछ सेक्शंस को सही से करके जाएं, और वहाँ गैस बिल्कुल ना करें, गिने चुने क्वेश्चंस करें। अब जैसे 30 नंबर के क्वेश्चन आपने कर लिए तो फिर रिलैक्स होके बस स्टॉप कर दीजिए। आपका रिजल्ट जो होगा माइनस हो के भी एक अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो अब तक लगभग हमने सारे सवालों के आंसर ले लिए हैं और इसी बीच हम अलविदा बोलते हैं सर को। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे पिछले आधे घंटे तक, सारे उनको अपने सवालों के आंसर मिल चुके होंगे। नहीं मिले हैं तो आप हमारे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, उनका भी हम आंसर वहाँ पे करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट नए एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू अनिल सर। थैंक यू।